क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छुपे होते हैं। हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए और आज हम क्राइम सीन की खबरों की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से, जहां पर एक टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई। जी हां, पश्चिम बंगाल में कई नेताओं की दिन दिहाड़े हत्या हो रही है और कई हत्याएं तो राजनीतिक दिखाई पड़ती हैं, तो कुछ में कोई पुरानी रंजिश का मामला सामने आता है। और अब मुर्शिदाबाद में एक टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई और कुछ गुंडों ने उस समय नेता पर हमला कर दिया जब वो अपने घर की ओर लौट रहे थे। और जानकारी मिली है कि शनिवार को टीएमसी नेता टैगोर की हत्या कर दी गई है और इस अपराध को मुर्शिदाबाद के बहरा गांव में अंजाम दिया गया। और वहीं बताया जा रहा है कि टैगोर पार्टी के काम से शनिवार रात को बबला गांव गए थे और वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तब कुछ गुंडों ने उनको रास्ता रोक लिया और फिर नुकीले हथियारों से हमला कर दिया और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। और घटना के तुरंत बाद टीएमसी नेता को एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया। और अभी तक इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली है और पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। लेकिन इस हत्या के बाद से ही इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण है। जैसे ही टीएमसी नेता की हत्या वाली बात क्षेत्र में फैली और समर्थकों द्वारा कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया और स्थिति को बिगड़ता देख भारी संख्या में फोर्स को भी तैनात कर दिया गया। और वहीं मृतक टैगोर की बात करें तो वो टीएमसी के लिए लंबे समय से काम कर रहे थे और वहीं उनकी पत्नी रूपाली बीबी भी टीएमसी की ही सदस्य और पंचायत स्तर पर काम करे, लेकिन अब कुछ गुंडों ने उनके पति की हत्या कर दी और पूरे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। वैसे 2 हफ्ते पहले ईटाहार में बीजेपी नेता की भी हत्या कर दी गई थी और बीजेपी ने उस हत्या का जिम्मेदार टीएमसी को बताया था, लेकिन टैगोर के इस मामले में अभी तक कोई राजनीतिक एंगल सामने नहीं आया। और वहीं मंदिर में सेवा कार्य के लिए आने वाली एक 28 साल की युवती ने पुजारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और ये काम पुजारी ने मंदिर की छत पर बने कमरे में किया। और युवती ने घटना 3 महीने पुरानी बताई है और युवती के परिजन ने बताया कि उन्हें रेप के बारे में तब पता चला जब शनिवार को युवती के गर्भवती होने की बात सामने आई और युवती ने परिवार को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और इसके बाद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। फिलहाल मामले की जांच महिला अत्याचार निवारण सेल के सीओ नरेंद्र पुनिया को सौंपी गई है। और वहीं सीओ महिला अत्याचार निवारण सेल नरेंद्र पुनिया ने बताया कि मामला हाउसिंग बोर्ड के हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ है और मंदिर में पुजारी राम बालक पूजा पाठ का काम करता है और युवती लंबे समय से मंदिर में सेवा करती रही है और वो मंदिर परिसर में सफाई और सेवा के अन्य कार्य भी करती थी। और महिला थाने में दर्ज मामले में कहा गया है कि करीब 3 महीने पहले जब युवती मंदिर में आए तो पुजारी राम बालक उसे मंदिर के ऊपर बने कमरे में ले गया जहां दुष्कर्म किया गया और रेप के बाद पुजारी ने धमकी दी कि किसी को बताने पर जान से मार देगा और इसके चलते पीड़िता लंबे समय तक चुप रही और शनिवार को युवती की तबीयत बिगड़ने पर उसे गर्भवती होने का पता चला और परिवार ने युवती से पूछा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और इसके बाद शनिवार को महिला थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने अभी पीड़ित मेडिकल नहीं कराया और वहीं लेकिन मामला दर्ज करके पुजारी को हिरासत में ले लिया है। और वहीं असम और मिजोरम के बीच की तल्खी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही और वहीं स्थिति सुधरने से पहले ही तनाव फिर खड़ा होता देखा जा सकता है। और वहीं अब असम मिजोरम सीमांत के हैलाकंडी इलाके में विस्फोट की खबर सामने आई और वहीं आपको बता दें कि इस विस्फोट में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन इस विस्फोट ने दोनों राज्यों को फिर एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया और यह घटना शनिवार की बताई जा रही है। और असम पुलिस ने मिजोरम के एक सुरक्षा कर्मी को मौके से गिरफ्तार भी किया है और वहीं पुलिस के मुताबिक जिस समय ये विस्फोट हुआ था तब मौके पर मिजोरम का ये सुरक्षा कर्मी भी घूम रहा था और इसके पास से एक कोडेक्स तार भी बरामद हुआ है और ऐसे में असम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब आगे की जांच की जा रही है। क्योंकि मिजोरम के एक सुरक्षाकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में तनाव कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है।
और घटना के तुरंत बाद इलाके में सेना के जवान भी भारी संख्या में खड़े कर दिए गए और उन जवानों की वजह से मिजोरम के कई श्रमिक भाग खड़े हो गए। और अब इस मामले में मिजोरम के नेता फिर असम पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और मिजोरम संगठन मिजो जेराइल पावर ने एक बयान जारी कर कहा है कि अगर उनके सुरक्षा कर्मी को जल्द नहीं छोड़ा गया तो असम के वाहनों को मिजोरम में एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे जिस समय ये विस्फोट हुआ उसकी टाइमिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से असम पुलिस कचुरथल इलाके में बन रहे एक पुल निर्माण का विरोध कर रही है और अब ये पुल कुल 5 ऐसी जगहों से होता हुआ निकलेगा जहां पर दोनों मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद है। ऐसे में उस विरोध के बीच ही ये विस्फोट हुआ है और अब असम सरकार इसकी एक विस्तृत जानकारी और जांच कराना चाहती है। और वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि असम और मिजोरम के रिश्ते इस साल 26 जुलाई को सबसे ज़्यादा बिगड़ गए थे। तब दोनों राज्यों के बीच जमकर हिंसा हुई थी जिसमें असम पुलिस के 6 जवान शहीद हुए थे और कई आम नागरिकों की भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उस भयंकर हिंसा के कुछ दिन बाद ही दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी थी कि संबंधित बलों और अधिकारियों को विवादित और अशांति वाले क्षेत्रों में नहीं भेजा जाएगा। और वहीं अमेरिका में एक कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ की कथित तौर पर एक व्यक्ति ने डकैती के प्रयास में हत्या कर दी और वो शख्स लगभग $10,000 जीतने के बाद कैसीनो से घर पहुंचा था। और मृतक की पहचान ऑर्किड लैबोरेटरीज के प्रमुख 54 वर्षीय श्रीरंगा अरापल्ली के रूप में हुई है। और वहीं अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार की सुबह शख्स के घर पहुंचने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस दौरान अरावापल्ली की पत्नी और बेटी ऊपर ही सो रही थी। और एक बयान में कहा गया कि जेकई रीड जोन पर हत्या का आरोप है और उसने पेंसिल्वेनिया में श्रीरंगा अरवापल्ली को निशाना बनाया और पीछा करते हुए उनके घर प्लेन्सबोरो न्यू जर्सी तक गया और आरोपी ने पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा और उन पर फायरिंग कर दी और उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और वहीं पेंसिल्वेनिया में स्थानीय अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और जब आरोपी को न्यू जर्सी भेजा जाना है, दरअसल अमेरिका में जब किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य में अपराधों के लिए एक राज्य में गिरफ्तार किया जाता है तो अधिकारियों को जांच या मुकदमे के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए अदालत में प्रत्यर्पण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और अधिकारियों के मुताबिक आरोपी रीड जोन ने कथित रूप से लूट के प्रयास के दौरान उन्हें गोली मारी। और वहीं अरावापल्ली की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने 2014 से ऑर्किड लैबोरेटरीज का नेतृत्व किया और ऑर्किड लैबोरेटरीज की वेबसाइट के मुताबिक इसका रिसर्च सेंटर हैदराबाद में है। और वहीं राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक ऐसी घटना सामने आई जहां पर जिसने इलाके में हलचल मचा दी और गुवाड़ी गांव के जंगल में शुक्रवार को विवाहिता की पेड़ पर लटकी हुई डेड बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय विवाहिता मायके में जंगल के पेड़ पर फंदे पर लटकी मिलने से सनसनी फैल गई है और पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला भी दर्ज किया है। वहीं थानाधिकारी गुमान सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के गुवाड़ी गांव में कांतिबाई जिसकी गुरुवार सुबह 9 बजे के लगभग जानवरों के लिए चारा लेने गई हुई थी लेकिन काफी समय तक नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई और तलाशी के दौरान गांव के जंगल में पेड़ पर फंदे से लटकी हुई नजर आई और मृतका रक्षाबंधन पर मायके आई हुई थी, तब से यहीं पर थी। और पुलिस ने भाई दरियाव सिंह की रिपोर्ट पर संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कर लिया और शव को स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया था। और वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सिरफिरे शख्स ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, जब इस दौरान बीच बचाव करने उसकी सास आई तो सिरफिरे पति ने अपनी सास पर भी जानलेवा हमला कर दिया और फिर फरार हो गया। और वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और डीसीपी साउथ रवि कुमार ने बताया कि अनिल द्विवेदी नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और सास पर हमला कर दिया और आपस में पति पत्नी का कुछ विवाद चल रहा था। और वहीं
डीसीपी ने आगे बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि पत्नी के गले में कट लगा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है और वहीं सास को भी चोट लगी थी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया और उनका अभी इलाज चल रहा है। और वहीं रवि कुमार ने भी ये बताया कि हत्या करने वाला शख्स महिला का पति है, जो कि शराबी भी है। हालांकि पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया। और वहीं आपको बता दें कि हरदोई के खसरोल निवासी अनिल द्विवेदी का विवाह काकोरी की प्रिया से हुआ था और ससुराल काकोरी के मल्हार गांव में है। और वहीं शुक्रवार देर शाम अनिल अपने ससुराल काकोरी के मल्हार गांव पहुंचा और वहां उसका पत्नी प्रिया से विवाद शुरू हो गया। जब विवाद बढ़ गया तो अनिल ने धारदार हथियार से पत्नी प्रिया की हत्या कर दी और इस दौरान जब बीच बचाव में सास आई तो उस सनकी ने सास पर भी हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। और वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस और दोनों में से प्रिया की मौत की पुष्टि होने पर केशव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। और वहीं आपको बता दें कि पंचनामे की कार्रवाई की गई और इसके साथ ही अनुसुईया को गंभीर अवस्था में उसे ट्रामा सेंटर पहुंचाया और थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने हत्यारोपी अनिल द्विवेदी को हिरासत में ले लिया। और जानकारी के मुताबिक मृतक प्रिया कुछ दिन पहले अपनी बेटी के संग मायके आई थी और करीब 6 दिन पहले अनिल काकोरी के मल्हार गांव में आया था और अपनी बेटी को वापस लेकर अपने हरदोई के घर जाना चाहता था। इसके बाद शुक्रवार को फिर पत्नी के साथ अपने ससुराल पहुंचा और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। और वहीं यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। चित्रकूट में एसटीएफ ने डकैत गोरी यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई और काफी देर तक चली मुठभेड़ में आखिरकार एसटीएफ ने जवानों ने गोरी यादव को मार गिराया और एसटीएफ की टीम ने उसके पास से एक 47 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 12 बोर की बंदूक और 2 कट्टे बरामद किए। और वहीं एसटीएफ और गोरी यादव के बीच मुठभेड़ चितकुर के बहिलापुरवा थाना क्षेत्र के मादा के पास हुई और दोनों ओर से सैकड़ों राउंड से अधिक गोलियां चली और अंत में डकैत गोरी यादव को यूपी एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया और पुलिस ने उसके पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है और इसके अलावा सैकड़ों कारतूस भी मिले। और वहीं आपको बता दें कि एनकाउंटर एडीजी अमिताभ यश की अगुवाई में हुआ था और डकैत गोरी यादव का यूपी और एमपी में आतंक था और यूपी पुलिस ने गोरी यादव पर 5 लाख और एमपी में उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। और 2 राज्यों के लिए चुनौती बने गोरी यादव के मारे जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। और वहीं उदयपुर जिले के बावलवाड़ा थाना क्षेत्र के कातरवास गांव में घर में घुसकर 2 बदमाशों ने एक महिला की हत्या कर दी और घर में पानी पीने के बहाने अंदर घुसे बदमाशों ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और हमले के दौरान मृतका की बेटी भी उसके साथ थी और उसे भी चाकू लगने से हल्की चोटें आई हैं। और वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर कार्रवाई शुरू की। और वहीं प्राथमिक तौर पर आपसी विवाद के चलते हत्या की बात सामने आई है। और वहीं घटना कातरवास में मेघवाल बस्ती की है, जहां सुबह करीब 4 बजे 2 बदमाश ने घर का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद उठकर बाहर गई रमीला मेघवाल से दोनों युवकों ने रास्ता भटककर गांव में आने की बात कही और पानी मांगा। और इसी दौरान पानी लेकर घर के दरवाजे पर पहुंची रमीला पर दोनों बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया और पेट और गले पर वार के चलते महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और इस दौरान मृतका की बेटी भी घर में थी, जिसने हमले के बाद चिल्लाकर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की और बाद में मौके पर जमा हुए ग्रामीणों ने बेटी का प्राथमिक उपचार पुलिस को जानकारी दी। और वहीं सूचना पर बावलवाड़ा थानाधिकारी साकर राम सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और मौका कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी। और पुलिस ने बताया कि रमीला के पति मनीलाल की कुछ साल पहले बीमारी के चलते मौत हो चुकी है और उसके चारों बेटे बेटी बाहर रहते और रमीला घर में अकेले ही रहती थी और 1 हफ्ते पहले ही छोटी बेटी उससे मिलने आई थी, तब से वो यहीं थी। और थानाधिकारी साकाराम ने बताया कि प्राथमिक तौर किसी परिचित द्वारा ही हत्या करने की स्थिति लग रही है और महिला अकेली रहती थी, ऐसे में उसका किसी से विवाद हो सकता है। और मौका मुआयना के बाद पुलिस ने शव को सीएचसीएस में रखवाया और वहीं पुलिस कॉल डिटेल खंगालते हुए मामले की विस्तार से जांच करी और वहीं परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
और वहीं टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात नाकाबंदी तोड़कर एक कार भाग निकली और पुलिस दल ने करीब 1.5 किलोमीटर पीछा कर कार को पकड़ा और कार की डिग्गी की तलाशी लेते समय पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी और वहीं हादसे में महिला कांस्टेबल सहित 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया और घायल कांस्टेबल का जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने मृतक दोनों पुलिसकर्मियों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। और वहीं डीएसपी चंद्र सिंह रावत ने बताया कि हादसे में कडीला निवासी महिला कांस्टेबल सुमन चौधरी और मौजा निवासी कांस्टेबल बिंटू चौधरी की मौत हो गई और कार सवार घायल कांस्टेबल जाकिर निवासी अनंतपुरा कोटा का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। और घटनाक्रम के मुताबिक रात करीब 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि जयपुर से एक व्यक्ति का अपहरण कर टोंक की ओर ले जाया जा रहा है और सूचना पर सदर थाना पुलिस ने थाने के बाहर जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी लगाई और नाकाबंदी के दौरान देर रात करीब 11:15 बजे तक जयपुर से कोटा की ओर जा रही कार को चेकिंग के लिए रुकवाया तो ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और कार नाकाबंदी तोड़कर भाग निकली थी। और वहीं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के कोयरगावा गांव में हुई जितेंद्र कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया और पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और वहीं आपको बता दें कि अवैध संबंध के चलते ये हत्या हुई थी और शादी के बाद युवक अपनी प्रेमिका से कन्नी काटने लगा था और इससे नाराज प्रेमिका ने उसकी हत्या की साजिश रच दी। और गिरफ्तार लोगों में साथी थाना क्षेत्र के सतवारिया गांव निवासी गोलू कुमार यादव और बानू छापर ओपी के अवरिया गांव निवासी मोहम्मद समीर समेत साथी सतवारिया की एक महिला शामिल है। और थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि 18 अक्टूबर को कोयरगावा गांव के समीप जितेंद्र कुमार नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और जांच में मृतक के पास से मिले मोबाइल फोन से हत्या के मामले का खुलासा हुआ। और वहीं बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही और तमाम जिलों से रोजाना अपराध की खबरें लगातार आ रही और एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मार दी जिससे वो बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां से गोरखपुर रेफर कर दिया गया। और घटना दरोंदा थाना क्षेत्र के कंगाली छपरा गाँव के समीप की है और घायल व्यक्ति की पहचान कंगाली छपरा निवासी देव शरण सिंह का रूप में की गई है। और वहीं बताया जाता है कि देव शरण सिंह पीडीएस दुकान से केरोसिन तेल लेकर आ रहा था, तभी 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। और वहीं ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर स्थानीय थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए और वहीं घटना के कारण का पता नहीं चल पाया, लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े गोली मारी गई उससे लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और वहीं भेता थाना क्षेत्र में एचपीसीएल डिपो के पास स्थित एक स्कूल में शुक्रवार देर शाम हथियारबंद अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि गोलीबारी की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है और वहीं घटना के बाद स्कूल के बच्चे और निदेशक डरे और सहमे हुए हैं और बिहाता पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में भी जुटी गई थी। और इस संबंध में स्कूल के निदेशक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार की शाम स्कूल के बच्चों के साथ सपरिवार घर में थे और मकान के नीचे फ्लोर पर स्कूली बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक करीब आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने स्कूल के पीछे के रास्ते पर गोलीबारी शुरू कर दी और जब तक कुछ समझकर शोर करते आसपास के लोगों को बुलाते तब तक अपराधी भाग गए और स्कूल के निदेशक ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई। और वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष ऋतुराज सिंह ने मामले को संदेह स्पष्ट बताते हुए कहा कि प्रथम जांच में गोलीबारी की घटना प्रतीत नहीं हो रही है और घटनास्थल से किसी तरह का आपत्तिजनक सामान या कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन करी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल के संचालक की तरफ से अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है और आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आज के क्राइम सीन में इतना ही और फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराधी, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान, हर अपराध का होगा पर्दाफाश। तब तक के लिए नमस्कार।